हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिस्टम पॉडकास्ट। फाइनली 15 मिनट के संघर्ष के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ हम आज नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। और यहाँ पे हमारे गेस्ट वापस आते हुए मेरे गुरुजी अरे डोंट से रोहित है और मेरा घनिष्ठ मित्र परहव। तो आज ये अपना एक टूर्नामेंट देख के आए हैं और हमें पिछला पॉडकास्ट करे हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो आज हम आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करेंगे और आज के रीसेंट इंसिडेंट के बारे में भी बात करेंगे। हाँ जी परहव जी, रोहित जी। आज हम एक टूर्नामेंट देखने आए थे स्पेशली जलंधर से। यहाँ CITA टूर्नामेंट था, ITF $15,000 का फाइनल्स। तो उसमें एक इंडियन प्लेयर था फाइनल्स में और एक उज़्बेकिस्तान का प्लेयर था। तो इंडियन प्लेयर था रामकुमार रामनाथन और रैंक 400 के पार है अभी। उसका हाईएस्ट रैंक टॉप 200 में रहा है, पर अभी स्ट्रगलिंग थोड़ा सा। और एक उज़्बेकिस्तान का प्लेयर था, उसका 350 रैंक है, सुल्तानोव। तो आज उज़्बेकिस्तान का प्लेयर जीत गया 6-4 6-2। अच्छा मैच था, दोनों ने अच्छी फाइट की। बट टेनिस तुम्हें पता ही है, परसेंटेज की गेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है। तो ये कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह भी होता है? हाँ, ये DD नेशनल वगैरह पे ब्रॉडकास्ट होते हैं टूर्नामेंट्स, क्योंकि अभी उतना मास बेस है नहीं कि बिग टीवी चैनल जिसको कवर करें। अच्छा, थैंक यू। ऑडियंस कंपैरेटिवली कम थी, मतलब जितनी हम एक्सपेक्ट करके आए थे उतनी ऑडियंस थी नहीं। कुछ लोग हमारे साथ जो आए थे वो सोच रहे थे कि टिकट्स लेनी पड़ेंगी, बट अनफॉर्चुनेटली चेयर्स खाली थी अभी भी। अच्छा। तो इंडियन ऑडियंस कम है थोड़ी टेनिस को लेके। तो फिर तुम अपने एरिया में कैसे टारगेट कर रहे हो उसको? हमारा टारगेट बेसिकली यही है कि अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में अवेयरनेस आए, तभी वो अपने बच्चों के मैच देखें और बच्चों में भी ये बिहेवियर बने कि वो ज़्यादातर जो फाइनल्स जहाँ अच्छे प्लेयर्स के मैच देखेंगे तभी ऑडियंस बनेगी। और उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली ये काम कर रहे हैं, बच्चों को मेंटल बिल्डअप कि आप जाओ देखने जाओ। जैसे हमारे साथ हमारा स्टूडेंट आया हुआ था अपने फादर के साथ देखने। तो वैसे हमारा प्लान है कि नेक्स्ट और भी कभी टूर्नामेंट्स चंडीगढ़ वगैरह या नज़दीक कहीं जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स इजीली हमारे साथ भेज सकें, तो वी विल प्लान कि वहाँ जाके हम देखें और वो देखें कि हाँ बिग प्लेयर्स बड़े प्लेटफॉर्म पे कैसे खेलते हैं और उनको अपनी गेम में कैसे वो चीज़ें ऐड करनी। और बाकी क्या क्या चल रहा है आजकल टेनिस के वर्ल्ड में? थोड़ी शांति हो रही है अभी। कौन सा रहा है नेक्स्ट टूर्नामेंट? शांत नहीं है अभी, तबाही मची हुई है। 2 प्लेयर्स आर इलेक्ट्रीफाइंग द स्टेज। कौन? जैनिक सिनर और अल्कराज, मतलब उनके नाम पे अब टिकटें बिक रही हैं। और समवन हैज कम अप स्टार्टिंग टू बीट जोकोविक। बस अब क्या क्या कहते हैं, बिग 4 नहीं, क्या कहते हैं, बिग 3, मतलब बिग 3। बट नहीं, बिग 3 इरा नहीं खत्म होने वाला। जो आपका सवाल है तुषार, मुझे लग रहा है कि आप यही कहने वाले हैं। ऐसा नहीं है, अभी राफा आ रहा है वापस। अभी वो राफा का भी कुछ आया, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन तो करने लगा था, फिर उसके बाद फिर अपना ड्यू टू सम अभी वो इस एज में है कि वो इतना रिस्क नहीं ले सकते। तो अभी 2024 ओलंपिक्स भी आ रही हैं, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हाँ वो करेंगे बिल्कुल डेफिनेटली। और वो भी क्ले कोर्ट्स ना, वो फ्रेंच ओपन फ्रांस में ही है और सेम वेन्यू है जो रोland गारोस का है। तो मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा प्रिपरेशन उसके लिए करेंगे कि वहाँ पे बेटर परफॉर्म करें। और राफा का गोल्ड है ना? हाँ, राफा का गोल्ड है, सिंगल्स गोल्ड, डबल्स गोल्ड। जोको होगा ऐसी तो जोको को नहीं मिला लास्ट टाइम भी हार गया था। पीस इन द पजल मिसिंग। रैकेट जोड़ देना ना भाई यार। रैकेट तो पता नहीं खेल, मैं नहीं खेलता। मैं तो कुछ था, मैं नहीं खेलता। अच्छा, तो फिर अपना जो टॉपिक डिस्कशन था कि जो एमिनेंट प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो 2 पिछली बार भी हमने शायद इस बारे में बात करी थी, जैसे अल्कराज काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। उस टाइम वो प्रॉमिसिंग मोड में था, इस बार अब वो डिलीवरी कर रहा है। तो क्या मतलब क्या स्पेशल में आता है उसको? मतलब ही यूजिंग स्लाइस, ड्रॉप, एक्सप्लोसिव फोरहैंड है उसका, कहीं भी कुछ भी मारता है कई बार। तो वो नॉर्मली क्या होता है कि पैटर्न गेम्स को हर्ट कर देता है, तो इसलिए वो अभी फ्लोरिडा में जीता है, डिफेंडिंग चैंपियन। कौन सा हो रहा था? इंडियन वेल्स। अच्छा, तभी लाइट लगा छोरी सेकंड बट तो ही इज डूइंग गुड। एंड जैनिक सिनर नेक्स्ट बिग लीग में जो प्लेयर है। तो सिनर में तो जोको
बच्चा बना देगा सेमीफाइनल में। तो कह लो हर किसी का दिन होता है। उस दिन जोको भी अपने होम मोड में नहीं खेल रहा था, सो मेनी एरर्स। मेरे को तो लग रहा था कि आउट मैच था उसमें। लास्ट 4 में से 3 टाइम्स यानिक हैज विन। बेसिकली क्या है ना, स्पीड, मेरे को स्पीड ही दिख रही थी, जोको की स्पीड ही नहीं मैच हो रही थी। तो एज डिफरेंस तो है ही है ना तुषार, हम जो भी कहें। और दूसरी बात, अभी इन्होंने रिसेंटली डेविस कप में भी जोकोविच को हराया था, सर्बिया को। तो जानिक ने वहां भी वर्ल्ड टूर फिनाले में, डेविस कप में और ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो 3 रीसेंट विंस अगेंस्ट तो फिर जोकोविच। वो उसको मोटिवेट करती हैं और मेंटल हाई करती हैं उसके अगेंस्ट। और वैसे भी मुझे लगता है इटली के प्लेयरों ने शायद जोकोविच का ना तोड़ निकाल लिया, और सभी ने हराया। स्नेको ने बर्तीनी हराया, और- मुसेटी ने हराया, बट इन्हीं को छोड़ के। अभी नाडी एक प्लेयर था जो इंडिया हमारे सुमित नागल से हारा है फाइनल, और उसने इंडियन कौन से में आ रहा है? चैलेंजर हुआ था चेन्नई में। अच्छा। तो सुमित नागल हमारे इंडियन प्लेयर हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी। वो भी उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में पता है ना? हाँ ट्राई करते हो ना? हाँ। तो अभी जिस प्लेयर को उसने हराया नाडी को, उसको वो ऑस्ट्रेलियन ओपन इंडियन वेल्स में क्या हुआ कि लकी लूजर मिल गया। अच्छा। फाइनल क्वालिफाइंग हार गया तो लकी लूजर मिल गया। लकी लूजर में उसको जोको के साथ मैच पड़ गया और जोको को उसने हरा दिया। अच्छा, जोको फिट था पूरा, जोको फिट था, कंडीशंस ठीक थी सारी, हाँ, फिर भी हार गया। कंडीशन से ऐसी है टेनिस मैच। चलो यार, 3 सेटर था। हाँ 3 सेटर था तो थोड़ा सा रूम दिया जा सकता है। बट ठीक है, टेनिस स्पोर्ट्स कोई भी हो, बाय चांस है अगर मोमेंटम आपके फेवर में वैसे ये यूनिक चीज है कि अपना टाइम स्पैन चेंज हो जाता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। दूसरे स्पोर्ट्स में यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि इसमें भी ऐसा नहीं है जो नहीं, फिर भी मतलब 3 सेटर और 5 सेटर के रिजल्ट्स आने लगे। मतलब 3 सेटर में वो होता है कि अपसेट्स ज्यादा होते हैं 5 सेटर के मुकाबले। स्प्रिंट और मैराथन का फर्क है ना, मैराथन विनर्स ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। सुमित नागल के बारे में नहीं, इसके इनके बारे में, सिनर और अल्काराज के बारे हाँ, में। सिनर, अल्काराज और हॉलगर रूल, ये कौन ये अच्छा प्लेयर है। ये भी अब जो नए बिग 3-4 होंगे, नो ही इज फ्रॉम डेनमार्क। अच्छा। तो और ये अपकमिंग प्लेयर्स आ रहे हैं जो अभी चैलेंज कर रहे हैं काफी ज्यादा ये बिग 3 को। बिग 3 तो नहीं, जोकोविच किया उन्होंने। मेडवेडेव डूइंग कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है हर टूर्नामेंट में। अभी उसने इंडियन वेल्स का फाइनल किया है, उसके फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल किया है, अभी मियामी में भी वो अच्छा कर रहा है, तो वो कंसिस्टेंट है। तो ये सारे हैं, अभी टेनिस चल रहा है अच्छे बढ़िया लेवल पे। कुछ नए चेहरे आए हैं, नई ऑडियंस बनी है, नए लोगों को थोड़ा सा किक मिला। तो इंडिया की ऑडियंस का क्या एंगेजमेंट है टेनिस के साथ? इंडिया में भी बेटर हो रहा है कुछ देखा है कि जैसे हॉटस्टार पे जैसे ट्रैक नहीं आता कि भाई कितने बंदे देख रहे हैं मैच हाँ, को? वो भी कम है कंपैरेटिवली। कितना नोटिस नहीं किया, कितने इंडिया कितने नंबर होते हैं? थाउजेंड्स में, हार्डली 10-20। अभी फर्स्ट थिंग कि इंडिया में जो राइट्स हैं टेनिस के लिए वो चैनल्स के पास है नहीं है। अभी सिर्फ सोनी लिव ऐप पे आ रहा है। नहीं, चैनल से भी आता है, पर सिर्फ बिग इवेंट्स, सिर्फ Big ग्रैंड स्लैम्स और हॉटस्टार पे तो विंबलडन आता है। हां, सिर्फ 1000 मास्टर्स, 1000 मास्टर्स आते हैं, अदरवाइज कितना ये टेनिस छोटे का टूर्नामेंट्स नहीं आते, 250, 500 चैलेंजर। इनके जैसे हम कुछ कैसे- पता है राइट्स की प्राइसिंग वगैरह क्या है? नहीं, उसके बारे में मुझे हमें आइडिया नहीं या है। एक कुछ ना ऐसे चैनल हैं उसके बारे में सेपरेट डिस्कशन, मगर अब कुछ चैनल जैसे आने लग गए हैं जो कि नीश टूर्नामेंट्स को ब्रॉडकास्ट करने लगे हैं इंडिया में। जैसे टेनिस टीवी है, जैसे कोई बाहर की लीग हो रही है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है। बट वो क्रिकेट में कर रहे हैं ना, क्योंकि नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे But आने लगे हैं। टेनिस में भी है, टेनिस टीवी एक ऐप है, उसमें वो छोटे टूर्नामेंट्स भी कवर करते हैं, बट वो इंडिया के हिसाब से प्राइसिंग उसकी मेरे को लगता है ठीक नहीं है। वो उसकी प्राइसिंग क्या है प्राइसिंग, क्या प्लान है 6000 a year, हाँ 500 रुपीज पर मंथ 500 सब्सक्रिप्शन है उसकी। वहां पे भी आप डॉलर्स में होगी ना? हाँ ITFs देख सकते हो, और 25K और 15K नहीं आते। बट जैसे कि हम कंपेयर करें, अगर जैसे आप क्रिकेट है, आपको रणजी मैचेस भी मिलेंगे देखने को, कुछ लोकल स्टेट लेवल के लीग्स भी मिलेंगी देखने को। तो वो क्या है कि एक मास बेस, एक प्लेयर्स को मोटिवेशन मिलती रहती है। अब सपोज मैं ही हूँ, अगर मैं टीवी पे आऊंगा तो मैं अपने सारे रिलेटिव्स को बोलूंगा ना आज मेरा मैच आप देखना जरूर, तो वो सभी कनेक्ट होंगे, तो व्यूवरशिप ऑटोमेटिकली वो चैनल की रेज होगी। अब टेनिस में ये नहीं है। टेनिस में 1000 मास्टर से नीचे कोई टीवी चैनल में ना स्टार पे आता है, सोनी कर रहा है। सोनी लिव के पास अब राइट्स हैं, बट वो भी हॉटस्टार और सोनी लिव के बीच में है। जैसे विंबलडन हॉटस्टार पे आएगा, फ्रेंच ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो सोनी पे आते हैं। हॉटस्टार पे यूएस ओपन हॉटस्टार पे मे बी, आई थिंक मैं क्लियर अगर राइट हूँ तो बेसिकली क्या है, तो फिर वो भी चैनल्स पे उतना इनपुट नहीं आ पाता ना।
कि हम जब चाहे देख सकें। अब मुझे अभी देखने का मन है तो मैंने लगाया और कुछ ना कुछ 115 के इवेंट चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा हो तो बेसिकली ग्रास रूट प्रॉब्लम ये भी है टेनिस की, ये थोड़ा लंबा भी है गेम। यार गेम तो देखो फिर कोई वो नहीं है क्या शॉर्ट वर्जन जो? नहीं शॉर्ट वर्जन इसमें एक्चुअली क्या है ना, अच्छी चीजें हमेशा लंबी होती हैं हमेशा। नहीं वो तो फिर टेनिस फैन समझते हैं ना, जैसे क्रिकेट को भी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल पे चली गई जब नहीं वो T20 आ कैसे गया। नहीं वो क्यों चलेगी ना, तो आप टेनिस देखो का T20 नहीं है क्या कुछ? बट नहीं पॉसिबल ही नहीं है, हो रहा है स्किल ना। आप गेज कर ही नहीं सकते प्लेयर्स के। अब 10 पॉइंट्स होते हैं। अब IPTL एक लीग होती है, हम्म वो इंडियन टेनिस प्रीमियम लीग बॉम्बे मुंबई में, बट उसमें टाई ब्रेक मैचेस होते हैं। बट अच्छे प्लेयर्स, अब आप जैसे कह रहे थे 3 सेटर मैच और 5 सेटर मैच में डिफरेंस है, तो अच्छे प्लेयर कई बार परफॉर्म नहीं कर पाते इनिशियली 10 पॉइंट्स में, जिसमें 100 मीटर स्ट्राइकर स्पोर्ट जीत गया अगर कंपैरिजन करें हम। बट जो मैराथन रनर है, जो 10 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं या 5 किलोमीटर दौड़ने वाले हैं, वो 100 मीटर के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मतलब हर टेनिस में क्या है कि वही वैरायटी बहुत है। कोई अग्रेसिव प्लेयर है जो 2 पॉइंट्स में खत्म करेंगे, कुछ काउंटर पंचर है जिनको लंबी रैली करना ही पसंद है ना कुछ। तो ये डिफाइन नहीं कर पाता, जस्टिफिकेशन नहीं रहती हर प्लेयर के साथ। बट जो हार्ड हिटर होंगे या रैंडम अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर होंगे, उनके लिए तो 10 पॉइंट्स इज गुड। सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है इसका टेनिस का व्यूअर के लिए? व्यूअर यही सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया में, क्योंकि अब ऑडियंस उन्हीं की बन रही है जिन्होंने एक बार ट्राई किया है स्पोर्ट। अगर आपने खुद से कभी ट्राई नहीं किया है स्पोर्ट तो आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो सकते इसमें। आपको 1-2 क्लासेस लेनी पड़ेंगी, या तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हो। अब जैसे हमारी एकेडमी में कुछ मेंबर्स ने शुरू किया है, कुछ कपल्स ने शुरू किया है, अब उनकी ऑडियंस बन रही है। नाउ दे हैव स्टार्टेड टू प्ले, नाउ दे कैन ग्रास्प कि ये कितनी मुश्किल चीज़ है करने को। उससे पहले जब आपने ट्राई नहीं किया होता ना, आपको देखने में बहुत ईजी लगती है टेनिस, कि बॉल ही तो मारनी है, बट वो समझ आनी 1-2 क्लासेस लेके या 1-2 बार खेल के ही आता है। और सेकंड थिंग, टेनिस का थोड़ा सा थोड़ी यूनिक गेम है। सारी गेम यूनिक होती हैं, मैं सिर्फ इसको नहीं कह रहा क्योंकि हम इस गेम से हैं। स्कोरिंग थोड़ी ट्रिकी है, आपको अंडरस्टैंड नहीं होती। नॉर्मल जैसे क्रिकेट या फुटबॉल में क्या है कि गोल दागना या चौका छक्का है ना, ये आउट है, ये राइट है। टेनिस में क्या है कि 15, 30, 40, अब एडवांटेज आ गई, अब यूज हो गया, अब सब यहाँ करनी है, अब ये टाई ब्रेक आ गया ऑल्स पे। तो नॉर्मली क्या है कि जो हम नॉर्मल लोग हैं, हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि कैसे चल रही होगी, तो हम हो जाते हैं बोर। हमें लगता है कि यार ये पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ गया ये कौन जीता था, अभी 40 तो उसके थे पर ये क्या हो गया, अब उसको 15 फिर ये 40 दोबारा आ गया। तो बेसिकली थोड़ा सा ये डिफरेंस जो है, लर्निंग कर्व थोड़ा सा लंबा है। और जब तक मजा आना शुरू, नॉट मेनी पीपल स्टिक जब तक वो मजा आना शुरू होगा। और क्योंकि अभी फिर हमारा थोड़ा पेशेंस लेवल भी वैसा, हम लंबे मैच देखते नहीं है ड्यू टू हमें शॉट जल्दी चाहिए, और टेनिस में जल्दी आता नहीं, मिनिमम 2 घंटे अटेंशन स्पैन और कम हो गया ना, थैंक्स टू रील्स। मतलब लोगों का अटेंशन स्पैन इज 40 सेकंड्स टू 1 मिनट। अब रील्स के भी आपने देखा होगा शॉर्ट वर्जन आ गए हैं, 20-20 सेकंड की बनने लग पड़ी है रील्स भी। तो अब आप देखो कि किसी बंदे को आइडेंटिफाई करने के लिए आप 20 सेकंड में कैसे उसकी जिंदगी को या किसी प्लेयर को पैरामीटर को ये वैसे अच्छा रील्स अच्छा हो सकता है आउटरीच करने का तरीका। मतलब पूरे मैच में 1-2 ऐसे मोमेंट्स तो आते हैं कि एथलेटिसिज्म देखने को मिलता है, वो आती है, बट वो दिमाग ज्यादा भी खराब करती है। नहीं मगर हुक तो बन सकता है ना। अच्छा वो हुक फिर वो ऑडियंस पे वेट, जैसे क्रिकेट में हर बॉल छक्का लगता है, मगर एंटिसिपेशन रहता है कि अब लगेगा विकेट गिरेगी। बट वो हुक के लिए तो अच्छा, बट समटाइम क्या है कि बच्चे, अब डिपेंड करता है जो व्यूअर देख रहा है वो उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा। अब किसी ने देखा कि उसने ऐसे हमारा शॉट चला गया और वो आगे कोर्ट पे वैसे ट्राई करना शुरू कर दिया कि उसका शॉट तो चला गया था, बट उसको बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं पता, जो उसका जेस्टेशन पीरियड है कुछ चीज के डेवलप होने का। और जैसे हम मैच देख के आए, हमने मैच में देखा कि दोनों कितनी ऑडियंस थी मैच में? अप्रोक्सीमेटली 100 या 150 लोग होंगे। वो एकेडमी के ही थे या बाहर से भी शौकीन आए हुए थे? मोस्टली एकेडमी है, उनके पेरेंट्स टेनिस। इसका आपको पता कैसे चला था? नहीं, ये तो हम फॉलो करते रहते हैं ना, ट्रैक जो बंदा फॉलो नहीं करता उसको कोई नोटिस नहीं आया, उसको कोई नोटिस नहीं आया होगा। ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप उन पेजेस पे नहीं हो टेनिस की तो आपको कोई नोटिस, या वो कम्युनिटी में नहीं हो आप, या आप खेलते नहीं हो, या आपका कोई रिलेटिव नहीं खेल रहा जो आपको अपडेट करे कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो आपको नहीं पता लगेगा। तो बेसिकली ये भी चीज है कि थोड़ा हमें लगता है कि टेनिस को ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए, थोड़ा बड़े टेनिस, तभी पता लगेगा सभी को। सबसे बड़ी मास ऑडियंस कहाँ पे है? कल्ट ऑडियंस सबसे बड़ी कहाँ पे है टेनिस की? क्योंकि हर बंदा ही फैन है टेनिस का। यूरोप, यूएस,
जहाँ पे भी ग्रैंड स्लैम्स हैं अभी मेजर मेजर बेस वही है। बट यूरोप में ज्यादा है, वहाँ क्लब टेनिस बहुत अच्छा है। वहाँ पे बेसिकली वही है ना, वहाँ पे उनकी गेम्स हैं जैसे खेलने वाली, तो वो उनकी कल्चर में है वो चीज़। जैसे यहाँ पे राशन की दुकानें हैं, वहाँ पे हर कॉलोनी में कोर्ट्स, और अच्छे कोच हैं, अच्छे कोच हैं, अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वहाँ पे थोड़ा ये है ना कि अपनी अब तो वैसे यहाँ पे भी स्टेप उठाया है ना कि बता दिया हर स्कूल में कंपलसरी कर दिया है। हर स्कूल में, पर वो क्वालिटी चेक नहीं है। अब स्कूल्स क्या करते हैं, मल्टीपर्पज कोर्ट बनाते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट प्लस टेनिस कोर्ट प्लस बैडमिंटन भी होता है, प्लस बैडमिंटन भी होता है कभी-कभी, या कभी-कभी स्केटिंग भी हो जाएगी उसमें। जिसने बास्केटबॉल खेलना है वो टेनिस का नेट उतार के बास्केटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। फिर वो सिंथेटिक बनाते हैं या कंक्रीट कंक्रीट यार कंक्रीट पे कैसे बेसिकली वही तो कह रहा हूँ ना, उनका अच्छा मतलब बस ये दिखाने के लिए हमने डिमेंशन बना दी है। वी आर नॉट अगेंस्ट द स्कूल सिस्टम, ये हम बात सिर्फ एक स्पोर्ट एक व्यू दिखा रहे हैं कि उनका पर्पस स्कूल से इंडिया का कोई प्लेयर निकालना नहीं है। उनको है कि हमारे करिकुलम में ये है जी, आपके पास स्विमिंग पूल जी है, वो कितना है उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि वो ओलंपिक साइज होना चाहिए या इस मैंडेटरी। अभी हमें लगता है कई बार कि बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम से ज्यादा फिटनेस टेस्ट पे भी मार्क्स मिलने चाहिए कि इफ यू आर ए फिट, तुम्हारा बॉडी, तुम अंडरवेट नहीं हो, ओवरवेट नहीं हो, तो तुम्हें +10 मार्क्स। अब बता रहे थे कि आपके एकेडमी के पास भी जो बच्चे आते हैं कि वो हाँ, कितने लॉस्ट कॉज होते हैं है ही है। तो वो तो सैंपल साइज इतना छोटा है, उनसे भी बड़े बड़े भी होंगे। चलो उनके तो पेरेंट्स फिर भी कह रहे हैं कि तू कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि पासिंग सिर्फ वही स्कूल सिस्टम ने वो स्किल बिल्कुल खत्म कर दी है। स्किल लर्निंग में टाइम लगता है बट स्कूल पास कर ही जा रहा है। अब स्पोर्ट्स और किसी भी स्किल में पासिंग का तो क्राइटेरिया कोई है नहीं। अब आप जीतोगे या परफॉर्म करोगे वही है पासिंग। क्योंकि आप मेरिट कैसे डिसाइड करेंगे कि आप बढ़िया कर रहे हो? अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके जो एरर्स हैं वो कम हुए हैं, तो वो तो बेटर है। और दूसरी थिंग, स्पोर्ट्स डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे 2+2=4 नहीं होता। कभी कभी स्टैट्स बैठते हैं, कभी कभी नहीं बैठते, तो काफी सारे वेरिएबल्स हाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इसलिए एक तो वो इजी मोड भी है स्टडी, तुम्हें रिवॉर्ड लेट रिवॉर्ड, मतलब आपको ये 1 साल के बाद प्रमोशन मिलना है कहीं आगे, ग्रेटिफिकेशन एकदम से मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पे इंस्टेंटली चेक हो जाता है कि तुम नहीं किया तो तुम बाहर परफॉर्म करोगे। और यही खूबसूरती है टेनिस की, आपको ऑलवेज ऑन टोज रहना पड़ेगा। मैं तो वैसे आजकल वैसे शौकिया तरीके से मैं देख रहा हूँ कि किन कंट्रीज ने अपना हिस्ट्री ना होने के बावजूद स्पोर्ट्स में डोमिनेंस जनरेट करी है। तो फिर एक कनाडा का केस था, कनाडा ने अपना टेनिस में कैसे एकदम से खुद को रिलेटिवली ऊपर ले आए दूसरों कनाडा, इटली भी एग्जांपल है। स्टडी नहीं करी, मगर कनाडा का ये था कि उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई कि हम टॉप कोचेस लेके आएंगे यूरोप से, बच्चों को अर्ली टारगेट करेंगे 12-13 साल के, हाँ। और फिर नेशनल टेनिस सेंटर बनाएंगे जहाँ पे वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर क्लब ट्रेनिंग करें और वो प्रमोट हों, और उनको टूर्नामेंट्स में ज्यादा एंगेज करेंगे उसकी बजाय ना कि अपना बस आपस में ट्रेनिंग। खेलते हाँ रहो। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इस तरीके से फिर अब उनके से काफी सारे नाम भी निकल के आए। हाँ। टॉप फेलिक्स ऑजर-विलासमी, लैला फर्नांडिस, अभी शापोवालोव, दोनों ही मेल और फीमेल दोनों में दोनों में लॉस्ट रॉनी, बट बहुत प्लेयर इटली का प्रोग्राम इटली में भी ऐसा ही उन्होंने किया। इटली की क्या कि काफी देर से ग्रोथ रुकी हुई थी, बट उन्होंने ये अडॉप्ट किया कि उन्होंने ये सिस्टम ही उनका थोड़ा सा सिमिलर था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट हायरार्की बनाई, कोऑर्डिनेशन बनाई। अच्छा कैसे? जैसे मान लो एक ही करिकुलम चलेगा। अब सपोज इंडिया या हमारी कंट्री में क्या है कि हर कोर्ट पे अलग तरीके का फोरेंड सिखाया जा रहा है ना। समटाइम क्या होता है, बीइंग ए कोच, एक तो हमारे यहाँ पे ना वो एक तो ये रहता है कि चलो सभी में रहता है ईगो, सभी में होती है, सभी कोचों को लगता है कि वो बढ़िया ही है, हमें भी लगता होगा हम भी बढ़िया ही हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप अगर आपका जैसा स्टाइल है आप बच्चे पे नहीं वो डाल सकते ना, बिकॉज उसका एक अलग बिहेवियर है, उसकी नेचर अलग है। आपको उसकी पहले साइकी जाननी पड़ेगी कि वो किस तरह की तरबियत रखता है, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह की हुई है, इज बाय नेचर एग्रेसिव है या शाय है, या वो किस तरह का डेवलप होएगा, है ना। मुझे आइडेंटिफाई करना जरूरी है, फिर उसको एक न्यूट्रल पाथ पे लेके आए, रादर देन कि अब जैसे परब के पास गया तो परब बता रहा है कि उसको ऐसे मार, मेरे पास आया तो मैंने कहा ऐसे मार, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया। तो उन्होंने पहले ये चेक खत्म किया, उन्होंने कहा कि बेसिक करिकुलम बनाए। जैसे स्कूल में करिकुलम है कि हर 10th में ऑल ओवर स्कूल्स एक ही तरह की पढ़ाई चलेगी। तो उन्होंने सभी वो किया कि एक बेंचमार्क अटेन किया कि इतना
हर एकेडमी में ऐसी ही चलेगी और ट्रेनिंग। फिर उसका ट्रैक कैसे रखते हैं वो? ट्रैक जैसे अब सपोज कैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया, जैसे सपोज एक कोचेस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, और फिर नहीं इनको कोचेस को बनाया कैसे कि भाई तुमने यही सिखाना है? नहीं, कि वो उनके ग्रुप उनके बनाया ना। उनके कोर्सेज कोचेस के कोर्सेज डिजाइन किए गए और हैं, जो पहले से ही कोचिंग कर रहे हैं उनको कैसे बदला? उनको उनके साथ बात करके कि भाई अब सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं कहूंगा कि सिर्फ मैं ही आगे आऊं, ये नहीं होगा, हम बढ़ेंगे सभी एक साथ, ग्रोथ हम सभी के बढ़ने से है। हमें इंडिया के लिए प्लेयर तैयार करना है, ना कि मेरे लिए, ना कि इसके लिए। नहीं मैं क्वेश्चन करने का यही था मकसद कि जैसे हाँ। ईगो वाली प्रॉब्लम का बात या है ना, ये उसको कैसे अब दूर ये करें? कोचिंग कॉन्फ्रेंस या कोचिंग हमने भी कहा, सोचा था कि हम सभी एक कोचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाए पंजाब में। कैसे कि जैसे हम सभी यूनाइट हों, 2 महीने में 3 महीने में एक बार मीटिंग रखें, इंटर एकेडमी कंपटीशन हो, जैसे मान लो जलंधर का लुधियाना के साथ है ना, जहाँ से ये प्लेयर निकले उनको हरियाणा लेके जाए, उनके प्लेयर के साथ खेलें, वो कभी इधर आए, इनवाइट करें, एक्सचेंज प्रोग्राम हो, एक वो कोच कभी इधर आए लेक्चर देने के लिए कि यार ये चीजें इनपुट हो रही हैं, जो बढ़िया कोच है वो नीचे वालों के साथ भी कोऑर्डिनेट करें कि भाई वर्ल्ड लेवल पे ये चल रहा है, हमें ये पता लगा, आप ये भी ट्राई करके देखो, ऐसे भी हो सकता है। तो जब ये कम्युनिकेशन होगी, जब हम वे ढूंढेंगे तो रास्ता मिल भी जाएगा, जहाँ चाह है वहाँ रहा है। बट अब हम सोच रहे हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ भैया, अब मैं ही करूँगा, तो फिर ऐसे नहीं होता, क्योंकि अगर आप सभी मिलके ट्राई करोगे तो आप जल्दी कर पाओगे और वो प्लेयर्स को भी सपोर्ट होगी। उसमें क्या था, फिर जब आप इतनी बड़ी मास बेस इकट्ठा काम कर रहा है कोचेस का, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर डालता है कि आप टेनिस को अपलिफ्ट करिए। वो टेनिस अपलिफ्ट कैसे होगी, जो फंड्स आते हैं वो प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट हों, अच्छे प्लेयर्स को स्पॉन्सर्स मिलें, अच्छे प्लेयर्स स्पॉन्सर्स होंगे तो वो ट्रैवल करेंगे और अच्छा खेलेंगे। जब वो अच्छा खेलेंगे तो इंडिया का हाईलाइट होंगे तो नीचे से भी प्लेयर आएंगे ना कि यहाँ से ये पैटर्न से प्लेयर निकल रहे हैं। अब क्या है कि रैंडमली सभी लगे हुए हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे विद ट्रैवल, किसी को स्पॉन्सर मिल गया। ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। हाँ, तो ये एक पैटर्न होना चाहिए। और दूसरी थिंग एक मुझे लगता है कि आईटा या जो वर्ल्ड एसोसिएशन है, उनको एक जनरल डाटा लेके सभी को फ्लोट कर देना चाहिए कि आप ट्रेन क्यों करा रहे हैं। आपका पर्पस हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए है, दैट्स गुड। आपको कॉलेज टेनिस के लिए जाना है, आपको प्रोफेशनली जाना है। जैसे हमने अब कैरिकुलम एक डिजाइन सोचा करें कि हमारी अकेडमी में जो आ रहा है हम उससे पूछते हैं कि भाई यू आर प्लेइंग टेनिस, कि आपने अगर प्रोफेशनल प्लेयर बनना है तो चूज दिस पाथ। आपको वीक में, आपको एक दिन में 4 से 5 घंटे ट्रेनिंग चाहिए, महीने में 2 टूर्नामेंट चाहिए, 2 महीने में 3 टूर्नामेंट चाहिए, फिर आप ऐसे ट्रेनिंग करो, ये लेवल के बाद ऐसे ऐसे 12, 14, 16 खेलो, देन वी कैन रीच देयर, है ना। तो कई बार अगर आप हमें पता ही नहीं है और सब कोई आके हर कोई ग्रैंड स्लैम में जीतना चाह रहा है तो वो इजी बात नहीं है ना। कि पैसे देकर आप टिकट खरीद सकते हो। तो हम थोड़ा टॉपिक पे चले गए। हाँ, इटली का बता रहे थे, कोऑर्डिनेट किया उन्होंने, उसके बाद कोऑर्डिनेट करके उन्होंने वो बेसिक रूरल एरिया से बच्चे उठाए जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, फिर उनको एक जगह उसका तरीका क्या, स्काउट्स हैं होंगे? स्काउट्स, हाँ सभी जगह आते हैं। जैसे अब एक कोचिंग एसोसिएशन बन गई, मेरे पास हर एकेडमी में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, बट उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो जो हाई लेवल के कोचेस थे मान लो इटली के, उन्होंने वो कनेक्शन बनाए सभी स्पॉन्सर्स और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, टूर्नामेंट सोर्स ज्यादा किए, उन बच्चों को वहां पे एंट्रीज मिली, वो हाईलाइट हुए। सीनियर 15, 16 मतलब सीनियर में तो वो जूनियर सर्किट खेला है ना उसमें। देखो टॉप वो क्लब टेनिस बहुत खेला ना, वो कल्चर था वहां पे, टूर्नामेंट्स बहुत खेले हैं उन्होंने। सनेगो सुना नहीं है जूनियर में नाम, बट एकदम ही आया, जोको को भी हरा चुका वो, क्योंकि जूनियर सर्किट नहीं खेला बट टूर्नामेंट्स बहुत खेले हुए हैं, तो उनको प्रेशर हैंडलिंग कैसे डील करना है, प्लेयर्स मैच प्रैक्टिस ही होती है जो अब वो और प्राइस मनी वाली। क्लब टेनिस भी वहाँ पे यूरोप में, इटली का नॉट श्योर कितना, बट क्लब टेनिस में भी काफी मनी इन्वॉल्व है। मतलब क्लब टेनिस में भी अच्छे प्लेयर्स एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, अच्छे प्लेयर्स को 100,000 यूरोस इजीली मिल जाते हैं। और मेरी बात नहीं समझी, मैं आपको कहता हूँ कि तुषार आप टेनिस स्टार्ट करो, आप कहोगे यार मैं क्या करूंगा टेनिस स्टार्ट करके, बिल्कुल मैं 1 घंटा खराब करूंगा। मैं कहूँगा यार वीकली मैचेस होते हैं, थोड़ा अच्छा परफॉर्म करोगे उस मैचेस में, हर मैच जीतो चाहे हारो, आपको 500,000 रुपीज मिलेंगे, तो आपको एक रिवॉर्ड मिल गया ना। चल कुछ नहीं होगा, हार गए तो हार गए पर मैच में। तो ऐसे जैसे फिर ये अभी आईपीएल शुरू हुआ है, ये एक तरह का वही इनिशिएटिव था कि आपने प्लेयर्स पिक किए, फिर व्यूअरशिप कैसे बनी। अब ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, बट उनके पास अच्छे बंदे नहीं है, किनको एड्रेस करेंगे कि भाई मेरे पास पैसे हैं, हम कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिसमें वेलफेयर हो,
है ना, स्पोर्ट्स इज अ वेलफेयर, स्पोर्ट्स एंड स्टडी बोथ आर द बोथ फॉर द वेलफेयर, ये बिजनेस नहीं है इतना। तो उसमें क्या है कि आप ऐसे अगर पिक करेंगे, जैसे मान लो ऐसे एक स्क्वाड बना के टीम्स इवेंट करा दिया कि जलंधर वर्सेस ये सारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट का एक कप है जिसमें प्राइज मनी अच्छी हो, लाख 1.5 लाख रुपया, प्लेयर क्यों नहीं आएंगे? आपने पिछले साल टूर्नामेंट कराया था, तो उसका फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब उसका जो आपने ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ या नहीं? ऑब्जेक्टिव क्या था उसको कराने का? उसका ऑब्जेक्टिव जो था वो अचीव हुआ। पहले तो था ऑब्जेक्टिव था क्या? हमारा बेसिकली मेन गोल उसके पीछे ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा पाएं, जो कि हमें ये भी बताओ कि फिर से बताओ कि आपने करवाया कैसे और कैसे वो अलग था, यूनिक था, और फिर उसके बाद उसमें हमने बेसिकली क्या किया कि प्राइज मनी रखी, लाइव स्ट्रीमिंग करवाया, फिर हर कोर्ट पे एम्पायर्स दिए, हर मैच न्यू गोल के साथ हो रहा था, मैच के बीच में जो टाइमिंग्स थी, एक मैच मतलब जैसे प्रोफेशनल टूर्नामेंट जैसे होता, मतलब हमें कोई वो नहीं था कि भाई ये बस करवा रहे हैं, हमें ये था कि जो प्लेयर आया अपना टाइम देखो, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टेनिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पेरेंट्स को ऐसा लगे एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा उसको लगे कि यार हाँ मुझे अगर नेक्स्ट टाइम हो तो मुझे खेलना है, और उसको फिर प्रॉपर वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई वहाँ पे। क्या चैलेंजेस क्या गए थे आपके सामने? चैलेंजेस बेसिकली यही थे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनरोल हों और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, वो बच्चों के साथ आए मैच देखने, जो कुछ हद तक हमने करे किया भी। और इस मंथ हम फिर एक और टूर्नामेंट करा रहे हैं, JSC चैलेंजर 2024। इस बार भी हमारा टारगेट वही है, 50,000 रुपीज प्राइज मनी बांट रहे हैं, टोटल टूर्नामेंट कोस्ट अराउंड 2 लाख होगी, जिसमें हम कुछ खुद से करेंगे, कुछ स्पॉन्सर्स जैसे BBJ इलेक्ट्रिकल्स हैं हमारे मेन स्पॉन्सर्स हैं, जो प्राइज मनी हमारी मेन स्पॉन्सर करते हैं। बाकी जो भी करना चाहे हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें होता है कि जितना हम बांट सकेंगे उतना बढ़िया, जिसमें हम बच्चों को टी-शर्ट्स और मैचेस, न्यू बॉल्स, प्रॉपर वे में टूर्नामेंट हो, उनको पहले ऑर्डर ऑफ प्ले मिले, ये वेट नहीं करनी पड़ेगी, वेट तो भी करनी पड़ेगी अगर मैच कोई लेट फंस गया, चल रहा लंबा चल रहा तो कुछ बस जनरेट हुई थी जलंधर में कि इन्होंने ऐसा टूर्नामेंट कराया? हाँ, उससे ये है कि हमें हमारे टूर्नामेंट के बाद जैसे हुआ था कि अपना किसी ने वीडियो देखी हो या सुना और उसके बाद फिर वो आया हो? नहीं, हमारी हम कर तो रहे हैं, सोशल मीडिया में कोई ना कोई फॉलो करते रहते हैं लोग हमें, बट ये है कि उस लेवल पे वही चीज़ है कि फीड इंस्टाग्राम पे वही आएगी ना जो ज़्यादा पॉपुलर होएंगी, जिसको लोग ज़्यादा देखेंगे। और बीइंग ए कोच हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है कि भाई हम थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहें सोशल मीडिया पे, बिकॉज फिर बच्चों पे भी ध्यान देना। तो हमारा टारगेट अब यही है कि अब फिर हम टूर्नामेंट जो ये वाला करवा रहे हैं, इसमें भी हम उसको वैसे ही उसी वे में करवा रहे हैं, उसी एनर्जी से, और बढ़िया ट्राई कर रहे हैं। इस बार हम DA भी दे रहे हैं बच्चों को, जो पर डे बच्चा जीतेगा उसको पर डे DA मिलेगा, डेली लाउंज। प्राइज मनी सेपरेट होगी प्लस DA भी होगा, तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे। और फाइनल पे हमने सभी का रिफ्रेशमेंट रखा है, वो पेरेंट्स आए फाइनल देखें तो उनको लगे कि अच्छा ऐसा है, ये रोड मैप रहेगा, बच्चों को ऐसे खेलना, या जो खिलाए उनको पता होगी कैसे खिलाना मुझे टेनिस। तो चैलेंजेस अभी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पॉपुलर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडल्ज हों इसमें, ये छोड़ के कि ये किसका टूर्नामेंट है, ये टेनिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको ज़्यादा लिफ्ट कर रहे हैं। मैं उसका देख रहा था जापान का, तो उन्होंने जैसे सॉकर में खुद को कैसे, फुटबॉल में खुद को कैसे अपना, तो अब एशिया की टॉप टीम है जापान, और वर्ल्ड कप के भी क्वार्टर तक पहुंचने लग गई है फुटबॉल वर्ल्ड कप के। तो उन्होंने किस तरीके से शुरू किया, 3-4 एस्पेक्ट्स टैकल किए उन्होंने। एक तो कल्चरल क्यूरियोसिटी क्रिएट करी, जैसे कि अपना एनिमे काफी पॉपुलर हुआ बच्चों के बीच में, तो काफी सारे एनिमे वगैरह और मांगा वगैरह, उन्होंने कॉमिक्स वगैरह जो कि फुटबॉल के थीम के रिलेटेड थे, वो बच्चों में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते थे उसके लिए कि भाई ये बढ़िया स्पोर्ट है, इस तरीके से। दूसरा उन्होंने अपना, पहले उनका भी था ये बेसिक जो इंडिया में भी है, जैसे जो लीग वाला सिस्टम है, मगर फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो उनका ऐसा होता था कि कंपनीज ने अपनी टीम्स बनाई और वही आपस में खेलती थी, और वो कंपनी के एम्प्लॉयज ही खेलते थे आपस में, फिर वो प्रोफेशनलाइज नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको स्क्रैप किया सिस्टम को, जब वो कहीं वर्ल्ड कप वगैरह में पहुंच गए थे और लोगों का आउटरीच था। वैसे ये भी बात है कि लोगों की पॉपुलैरिटी होना कैसे मूव करती चीज़ों को। तो फिर उसके बाद उसको प्रोफेशनलाइज किया, मगर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मगर फिर उन्होंने क्या किया, अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया। उन्होंने उसको बनाया कि हमारे जो लीग का गोल है
वो ये है कि हमने यूरोपियन लीग्स को प्लेयर, जैसे फुटबॉल में लीग सिस्टम ये होता है ना कि आप प्लेयर लोन कर सकते हो, बेच सकते हो, बेसिक तो तो उन्होंने ये वाला सिस्टम किया और जर्मनी के लीग्स के साथ कोलैबोरेशन किया कि तुम अपने कोचेज और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करो और यहाँ पे प्लेयर डेवलप करेंगे और आप फिर उनको अपने क्लब्स में खिला सकते हो। तो इस पे उन्होंने शुरू किया और धीरे धीरे करते करते अब तो जर्मन लीग में तो यूरोपियन काफी मेजर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी खेलने लगे जापानीज प्लेयर्स, और फिर जब अब वो प्लेयर जब नेशनल टीम में आते हैं फिर वो और बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो उन्होंने मतलब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ली कि बट वही है ना तुषार, बात फिर वहीं पे आ गई, किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ना, और हम जहाँ शहर में बैठे हैं वो बहुत छोटा शहर है, हम कर रहे हैं बट वो टाइम लगेगा, बट यही चीज़ अगर कोई हायर अथॉरिटी एक्शन ले इस पे तो वो क्विकली होगी। यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज का इनिशिएटिव लेट है इसके लिए। इंडिया में देख रहा था उसका, इंडिया का फुटबॉल में हार किया है। तो तुम्हें पता ही है, फिर हमें सभी को पता ही है। तो मेरे को पता चला कि एक एस्ट्रोलॉजर भाई साहब टीम सेलेक्ट करते हैं इंडिया के फुटबॉल। नहीं हो सकता है, नहीं ऐसा भी नहीं, मुझे ये मैं नहीं मान सकता बिकॉज़ ऐसा भी नहीं है। हम अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, बट अभी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बल्कि कैसे फिर भी जो जिस चीजों पे लोगों का फोकस नहीं है वो कैसे उसमें करप्शन क्रीपन कर जाती है। मैं वही तो चीज कह रहा हूँ, ये एक सिंगल विंडो और मेरिट बेस पे होना चाहिए। बेसिकली क्या है कि अब सिलेक्शन टीम में वो बंदे बैठे हैं जो स्पोर्ट्स से नहीं है, वही पॉलिटिशियन बैठे हैं उसमें। तो बेसिकली फिर आप वो एक टेम्परामेंट समझ नहीं पाते कि प्लेयर की नीड और टीम को किस चीज की जरूरत है। जब हम टीम की जरूरत या कंट्री की जरूरत नहीं समझते तो फिर परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना। ये नागल की क्या स्टोरी है, इसमें सारा खुद से ही किया है? नहीं स्पॉन्सर था ये अभी। कहाँ से किया है इसे खेलना? 12-13 साल की उम्र से वो स्पॉन्सर्ड बाय भूपति फाउंडेशन। कैसे? अपोलो टायर, दिल्ली में टूर्नामेंट हुआ था, सिलेक्शन एक कैंप था। किस टाइम में बताइए? 15 साल पहले 2008-9 में। हाँ 2008-9 में। तो वो स्पॉन्सर हुआ तो 5 years ही स्पेंट इन जर्मनी फॉर ट्रेनिंग। तो तेरा स्पॉन्सर उसके बाद जर्मनी चला गया। 5-6 साल जर्मनी वहाँ पे स्पॉन्सर्ड मतलब खेला, वहाँ पे ट्रेनिंग की है। स्पॉन्सर अपोलो टायर्स है। अपोलो टायर और भुक्ति ने मिलके कैंपेन किया था जिसमें उन्होंने प्लेयर्स को पिक करना था जो अच्छा परफॉर्म करें। कुछ आइडिया है कितनी स्पॉन्सरशिप थी? अभी पूरी ट्रेनिंग कॉस्ट और जो भी होगा 4-5 years जो भी प्लान एक प्लेयर्स के लिए चाहिए कि 5 year प्लान एक बनाया होगा। हमें भी अब डेप्थ नहीं पता बिकॉज़ तब हम भी इतना एक्टिवली नहीं थे ना। चलिए जर्मनी पहुंचे उसके बाद उसके जो सुनाई बात है, हमने भी ये सुना ही है क्योंकि बेसिकली हम मिले तो है नहीं। उसके बाद ही परफॉर्मड इन जूनियर्स विंबलडन डबल्स का टाइटल है। उसके बाद विराट कोहली किस टाइम में? व्हेन ही वाज 18 so 10 years back। अच्छा तो 2014 13-14 में। हां 13-14 में। उसके बाद विराट कोहली फाउंडेशन से स्पॉन्सरशिप थी 5 crores की आई गेस। हां इतने कुछ। तो वो ही कंटिन्यू टू ट्रेन इन जर्मनी बट फिर वो ट्रैवलिंग बट अफोर्ड नहीं कर पाता था वी भी विद कोचेस एंड अ पर्सनल ट्रेनर। तो यहाँ तो एक कोच लेके जाता था, यहाँ मोस्टली खुद से ट्रैवल करता था। अच्छा तो कुछ साल ऐसे स्ट्रगल किया, फिर उसको एक जॉब भी है, कौन सी ऑयल इंडियन ऑयल में भी कोई ऑयल कंपनी में है, मतलब गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉय है गवर्नमेंट कंपनी से, तो उसको वहाँ से सैलरी आती है। सो मगर उसमें तो नहीं बनती हुई बात। कहाँ बनती है? सो साल पहले की न्यूज़ थी कि उसके अकाउंट में सिर्फ साल नहीं, ये अभी टूर्नामेंट से पहले 6 months बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले उसके अकाउंट में मेरे ख्याल 60-70 हज़ार रुपए थे सिर्फ, एक जो मंथली सैलरी आई थी। तो ही वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट, मतलब क्योंकि टेनिस में आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है क्या उसके? स्पॉन्सर था ना वही, उसके बाद नहीं कोई फंड किसी उसने नहीं किया स्पॉन्सर अपना टेनिस ब्रांड ने इंडिया में प्रमोशन किया। मार्केट नहीं है ना इंडिया में टेनिस का उतना बड़ा। अभी भी इंडिया में लोग इसलिए नहीं रैकेट खरीदते कि सुमित के पास कौन सा मॉडल है। अभी भी लोगों ने रैकेट्स वही खरीदने हैं जो नडाल, जोको, सिनर, अल्कराज यूज कर रहे हैं, तो उनके नाम पे अभी चीजें नहीं बिक रही। बेसिकली इंडिया में मार्केट बेस नहीं है ना वैसा, अपने हम प्लेयर्स को प्रमोट कहाँ इतना उस लेवल पे कर पा रहे हैं। और उसने चलो जो भी है उसका हार्डवर्क है, जैसे भी वो पहुंचा अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में ही वाज द फर्स्ट इंडियन जिसने टॉप से खेला उसने ना, यूएस ओपन खेला था 2-3 साल पहले जब रॉजर को फर्स्ट सेट आया था। अभी बुबलिक को उसने पहला इंडियन है अभी क्वालीफाई करके ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वालीफाई करके गया। अभी उसको वाइल्ड कार्ड भी मिल सकता था बट उसको क्वालीफाई करना पड़ा और 3 राउंड्स क्वालीफाइंग के खेले
उसके बाद मेन ड्रॉ फर्स्ट राउंड जीता वो एक सीडेड प्लेयर से, अच्छा। अलेक्जेंडर बुबलिक से, और सेकंड राउंड वो एक चाइनीज प्लेयर से आ रहा। हम्म। तो उसमें प्राइस मनी अच्छी है। सेकंड राउंड एक ग्रैंड स्लैम करने की आपको 80-90 लाख मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, इफ यू गेट टू द सेकंड राउंड। टेनिस को बहुत ही ज्यादा पिरामिड ऐसा है। बट आपको सस्टेन करना पड़ेगा ना। अब सपोज आप उसके बाद नहीं, आपको ट्रैवल भी तो करना है, आपके एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे। अब आप एक कंटिनेंट से दूसरी ओर मूव, उसके बाद सीधा ही आप अमेरिका पहुंच रहे हैं। ईयरली एक्सपेंस अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो कम्स आउट टू बी 40-50 लाख। अगर आप एक कोच और एक ट्रेनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो इट बिकम्स 1.5 करोड़, 1.5 CR। तो वो हर कोई प्लेयर अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अभी भी विराट कोहली फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रही है इसको भी नहीं? आई डोंट नो, आइडिया नहीं है हमें। कर भी रही होगी हेल्प, ऐसा भी नहीं है। वो कर रहे हैं, उन्होंने प्लेयर्स के प्रमोशन के लिए काम तो करते हैं विराट कोहली फाउंडेशन। बट द प्रॉब्लम इज कि सिंपल ही बात है ना, परफॉर्म पैसे उस घोड़े पे लगते हैं ना, परफॉर्म करेगा। अब टेनिस में ऐसा है ही नहीं है ना, आप कभी डीप जा रहे हो, कभी आप फर्स्ट राउंड में भी हार रहे हो, तो स्पॉन्सर्स का भी वो ट्रस्ट चाहिए एक प्लेयर के ऊपर कि भाई ये करेगा कभी। और प्लेयर्स को फिर प्रॉब्लम क्या है, इंजरी आ गई तो स्पॉन्सर्स नहीं होते फिर इंजरी में। इंजरी आ गई वो कह रहे अब खेल तो रहे नहीं, आप किस लिए पैसे दें आपको। मतलब दो ही ऑल्टरनेटिव है, या तो कोई एक अपना सारे स्ट्रगल से निकल के। वैसे इसमें टेनिस में ये है थोड़ी ना, टेनिस में अंडरडॉग स्टोरी कम है काफी। है नहीं है ना, पॉसिबिलिटी नहीं है अंडरडॉग्स के लिए। तो स्ट्रक्चर ही है सारा, क्योंकि जो टॉप पे हैं उनके पास दे हैव एवरीथिंग। उन एक प्लेयर के पीछे 5-6 लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और पीपल आर स्पेंडिंग क्रेजी मनी मतलब फॉर देम टू, फॉर एनेबलिंग देम टू परफॉर्म। अब ग्रैंड स्लैम में टॉप 10 सीड्स या टॉप 20 सीड्स को अपने अकेले के लिए प्रैक्टिस कोर्ट मिलता है, ठीक है। एक प्लेयर को अपने लिए 2-3 घंटे के लिए प्रैक्टिस कोर्ट मिलेगा। पर जो सीडेड नहीं है प्लेयर्स ग्रैंड स्लैम में, वो 4 या 6 प्लेयर भी कभी कभी एक कोर्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। बट ये नहीं, बट ये भी है ना कि वो भी वहाँ ऐसे करने को नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल। बट द मेजर डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वहाँ पे जो लोकल कल्चर में जो प्राइज मनी इन्वॉल्व हो जाती है ना, वो अपलिफ्ट कर देती है, वो सस्टेन करा देती है उन प्लेयर्स को, वो पुशिंग कर देते हैं। और वो फिर अच्छा प्लेयर थोड़ा सा तो अगर यू नो आप टैलेंटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, तो फिर आप शाइन कर ही जाते हो। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे लोकल लिफ्ट करने के लिए कोई हेल्प नहीं। लोकल टूर्नामेंट्स अब जैसे यहाँ से अब इंडियंस जब यूरोप जाते हैं तो उनको लगता है कि 100 रुपए का 1 यूरो है ना, तो आप कमा इंडियन रुपीज में रहे हो और बट आप स्पेंड यूरोज में करते हो, क्योंकि अब इंडिया और एशिया में टूर्नामेंट्स कम है। अब इंडिया एशिया ट्रैवल करना चीप है फॉर इंडियंस, है ना, ऑब्वियसली। बट अब अच्छे टूर्नामेंट्स और जो टूर्नामेंट्स दैट मैटर वो सारे यूएस और यूरोप में है। इंडिया की पॉपुलेशन यूरोप से 1.5 गुना है। सोचने वाली बात है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज्यादा है, बट टूर्नामेंट्स यहाँ पे 1/20th भी नहीं है। वैसे उनकी स्टोरी शेयर करना, जो तुम्हारे पास आती है ना, एमिनेंट फैमिली से भी बच्चे आते हैं मगर फिर भी वो मतलब ऐसे ही शौकिया ही काम कर रहे होते हैं, उनको भी कुछ आउटकम नहीं आता। मतलब वो अभी दूर से ही उनको ड्रीम्स हैं, दे हैव ड्रीम्स कि हमने प्लेयर बनना है, बट वो पाथ अब उन्हें समझ आना शुरू हुआ है थोड़ा बहुत हमारे पास आगे कि इट्स अ 10 ईयर जर्नी। और पर फिर भी वो एग्जाम्स में ब्रेक लेंगे, है ना, एग्जाम्स में दे वोंट कम। और अब जब उन्हें कहो कि साल के 30 टूर्नामेंट खेलने हैं तो अभी उनका माइंड वो ग्रास्प नहीं कर पा रहा कि ये इतनी ट्रेनिंग, इतने टूर्नामेंट्स, इतना सब कुछ लगेगा, इतना मिस करना पड़ेगा क्लासेस। बेसिकली कहीं ना कहीं जो मर्जी को, तुषार हमारा अभी मेंटल उस लेवल पे नहीं पहुंचा। शायद आने वाली जनरेशन का पहुंच जाए ड्यू टू, क्योंकि हम अभी निकले हैं वो फेज से ना, डेवलपिंग वाला फेज हमारा चल रहा है, हम डेवलप हुए नहीं है। तो पेरेंट्स ने हार्डवर्क किया, उनको हार्डवर्क करके उन्होंने देखा कि यार हमने जो चीज़ें नहीं की, तो पढ़ाई उनको सबसे पहले क्या किया कि अच्छा बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो मेन गोल उनका पढ़ना था। अब पढ़ने के साथ जब वो थोड़े सेटल हो गए, परचेसिंग पावर बढ़ गई, अब थोड़ा सा वेस्टर्न वर्ल्ड का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आने लगा, तो फिर उनको लगा कि थोड़ा खेलना भी जरूरी है। तो वो धीरे धीरे, मतलब मुझे लग रहा है कि हम अभी इवॉल्व हो रहे हैं इन चीज़ों के साथ। सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग एरिया आपको कौन से लग रहे हैं कि यहाँ पे टेनिस पे अच्छा काम कर, जैसे ओडिशा ने इनिशिएटिव लिया हॉकी के लिए? उड़ीसा में अच्छा चल रहा है, उड़ीसा ओवरऑल अच्छा काम कर रहा है। ओडिशा टेनिस में भी कर रहा है? टेनिस में भी कर रहा है अच्छा काम। अच्छा। महाराष्ट्र बहुत अच्छा काम कर रहा है टेनिस के लिए। कैसे? अपने प्लेयर्स को प्रमोट करके। जो उन्होंने भी कुछ खास प्रोग्राम बनाया क्या अपना? यार वो उन्होंने प्रोग्राम ये बनाया कि जो उनके बेस्ट प्लेयर्स हैं वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट प्लेयर्स। अब मेरी बात नहीं समझी तुषार, अगर मैं जाके किसी को बोलूँ कि मेरे पास अच्छा प्लेयर है, वो उसका रैंक इंडिया नंबर ये है, ठीक है,
तो आप उसको उसके लिए स्पॉन्सर करिए। वो कह रहे भाई तू आप कौन? हम्म। अब यही एक एसोसिएशन जाकर किसी बंदे से बात करे विद फोन, मतलब विद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कि भैया ये प्लेयर अच्छा है, ये स्टेट का नाम और कंट्री का नाम आगे लेके जाएगा, आप इसको हेल्प करिए, तो कितने ही प्लेयर आ जाएंगे यार। तो बेसिकली वही चीज़ है ना। तो आपको वो एक उन्होंने वो एसोसिएशन सिस्टम बना रखा है। कुछ आइडिया है कितने बच्चे खेलते हैं अपना इंडिया में टेनिस? यार खेलते तो बहुत हैं ऐसे, परफॉर्म करने की बात कुछ है। राउंड अबाउट नंबर होगा कि 1000 2000 नहीं 10000? 1500 2000 बच्चा तो अंडर 12 में ही होगा, बट धीरे धीरे वो ग्राफ जो है वो कम हो रहा है ना। इंडिया के जो लिस्टेड प्लेयर्स कितने हैं सोसाइटी में? आइटा में तो काफी है। मैं अंडर 12 में 2000 एंट्रीज है। रैंक प्लेयर में अच्छा 2000 बच्चा अंडर 12 में ही है, बट मेंस में 2000 नहीं है ना। मेंस में 300-400 रह जाता है। मतलब 12 से स्टार्ट किया, जो 2000 बच्चे ने वो 2000 आगे कंटिन्यू नहीं करते ना, कुछ मिड ऑफ मैट्रिक 10th में आके सब इधर उधर हो जाते हैं। काफी चैलेंजेस हैं। काफी चैलेंजेस हैं कि इसको, मुझे लगता है कि स्कूल को भी सपोर्ट करना चाहिए। पंजाब एसोसिएशन क्या कर रही है? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर रही भैया, क्योंकि पंजाब में मुझे लगता कि हमें लगता था पंजाब कि मेरे को लग रहा है कि काफी डिक्लाइन पे चली गई है स्टेट में। पहले से बहुत कम है टेनिस। पहले ज्यादा था। काफी स्पोर्ट्स, हाँ ओवरऑल ही फर्क पड़ा सभी स्पोर्ट्स में। बच्चे ही गायब हो गए हमारे। बच्चे वो थोड़े सब पंजाब की नहीं, वो मतलब फोन्स की भी कहीं ना कहीं है। अब क्विक सिमुलेशन पहले खेलने से मिलता था कि टाइम पास का बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है, स्पोर्ट्स। अब ऑल्टरनेट्स बहुत हैं। अब कोई पबजी खेल रहा है, कोई फायरफ्लाई खेल रहा है, माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, तो वो लर्निंग उनमें कम है। कुछ रीलें देख रहे हैं 2-2 ढाई घंटे बैठ के, और 2-2.5 घंटे में अगर वो कोई स्किल सीख लें। हमारे पास 8th-9th के बच्चे हैं, उनका स्क्रीन टाइम मोर देन 6 hours पर डे अब ये कम आफ्टर बता गोइंग रहे टू स्कूल। और वो स्कूल डेज में बात कर रहा हूँ, जिस दिन स्कूल नहीं जा रहे उस दिन 10 घंटे भी है। तो जैसे इसीलिए हम ये बात कर रहे थे कि एक काम है, सपोज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 6-7 घंटे स्कूल में लगाते हैं, फिर 2-3 घंटे ट्यूशन पे भी लगा रहे हैं, और पेरेंट्स उसके बाद भी स्क्रीन टाइम है। नहीं स्क्रीन टाइम की तो मैं अलग बात कर रहा हूँ। 6 घंटे स्कूल मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, वैसे तो ज़्यादा लगा रहे होंगे। 3-4 घंटे ट्यूशन, टोटल 10 घंटे हो गए, क्रूशियल 10 आवर्स। उसके बाद भी उनको लग रहा है कि अभी सेल्फ स्टडी करें ज़्यादा मार्क्स के लिए। अभी वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें पता है कि 2+2 4 होएगा, हिस्ट्री पिछले इतने साल से इतनी ही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही आना है। और एक गेम है टेनिस, जो स्किल्ड गेम है, जिसमें बड़े सारे वेरिएबल काम कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि 1 घंटे में खेल के कुछ कर जाए। ये जो मेंटालिटी है ना, कि एक जगह पे आप 9-10 घंटे लगा के भी आपको लग रहा है कि यार अभी भी हमें और बेस्ट करने के लिए बेस्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ यहाँ पे फिजिकल एफर्ट है, एनवायरनमेंट है, ओपोनेंट है, फिर मूड है, आपका माइंडसेट है ना, सब ये सारी चीजें। ट्रेंड थोड़ा पंजाब में ज़्यादा है, स्कूल एंड ट्यूशन का। अब हरियाणा तभी मच बेटर है हमसे स्पोर्ट्स में। अब वहाँ पे एक सिस्टम मैंने सुना शुरू हुआ है, साइबर बोर्ड। उसमें मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि जो स्पोर्ट्स में स्पेशली उनके लिए, कि आपके लिए हम ऑनलाइन सारा कुछ सिलेबस जितने भी लेक्चर अरेंज करवाएंगे, हैं ऑनलाइन साइट पे पढ़े हैं, आपके पास जब टाइम आप खोलो, लेक्चर लो, और पढ़ो, बस एग्जाम देने जाना। तो तभी मैं बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले कि यार ये हमारे हाथ क्यों नहीं हुआ? ये सभी को करना चाहिए। स्कूल ये जो हम एफर्ट है ना, ये अकेला हम नहीं कर सकते, ये हमें मिलके करना पड़ेगा। स्कूल को भी आना पड़ेगा, हाँ स्कूल को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ेगी, प्राइवेट प्लेयर को एंटर होना पड़ेगा, और कोचेस को मिलके काम करना पड़ेगा, फिर ये पिरामिड कंप्लीट अभी होगा। हरियाणा इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स हमसे मिनिमम 10 years अहेड है इन इनिशिएटिव। और वो मतलब सीधा उनका हिसाब है, अगर खेलना है तो खेलना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। वो दो चीज़ें अब यहाँ पे खेलते हुए पढ़ाई का सोच रहे हैं, पढ़ते हुए खेलने का सोच रहे हैं, तो जहाँ है वहाँ नहीं। आएंगे नहीं ना, आप फिजिकली प्रेजेंट हो हमारे पास पर मेंटली नहीं हो, और वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो तो वहाँ भी मेंटली नहीं हो, तो रिजल्ट दोनों और नल और वाइड्स जीरो ही है। वही तो मालूम करते हुए फिर आपको रिकवरी भी तो चाहिए सारे बीच में। अभी आपको खेलने के बाद आप इंस्टेंटली ट्यूशन जा रहे हो, खेलने के बाद आपको रिलैक्स चाहिए कि आपके मसल माइंड प्रिपेयर हो कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट काम किया है, इसको सेव करना है, मतलब नए न्यूरॉन्स बिल्ड हो। किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ से ज़्यादा टाइट शेड्यूल है बच्चों का। मतलब इतना शेड्यूल ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। स्कूल की बात तो से नैन लागे पिया सावरे,
मुझे लगता है कि खेलने के साथ बच्चों को थोड़ी पढ़ाई के साथ और स्किल्स भी आनी चाहिए जिसमें वो थोड़ा सा अपने माइंड को भी रिलैक्स करें। और ये सिंपल सी बात है, सभी मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और समझ के काम करेंगे। क्योंकि मुझे लगता था, मेरे फादर अक्सर कहते थे कि बेटा ज़्यादा पढ़ाई से कभी मार्क्स नहीं आते, समझने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो आप रादर देन कि उसको बच्चों से डिस्कस करें कि आज क्या पढ़ाया, ये समझो, पूछें कि आज क्या समझ आया, आज क्या तुमने समझा रहे। अगर बच्चा वही चीज़ें वहाँ पढ़ रहा है, वही ट्यूशन में पढ़ रहा है और समझ उसको फिर नहीं लग रहा, तो भैया फिर समय ना खराब करें। वो बच्चे की हो सकता है किसी और चीज़ में भी मास्टरी हो, और अभी बहुत सारी ऑप्शंस हैं बच्चों के पास। मुझे लगता है हमारे टाइम पे थोड़ी कम थी, तो हमें ये था कि भैया इंजीनियरिंग, डॉक्टर या यूपीएससी या फिर यही चीज़ें हैं तुम्हारे लिए। बट अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर अभी बस अब क्लोज करते हैं कॉन्वर्सेशन को। बस अब आपका अभी ये बताओ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारे फ्यूचर प्लान तो यार मतलब अभी एकेडमी में क्या चल रहा है और उसके प्लान क्या एकेडमी है? में, हाँ ये एक चीज़ ऐड कर रहे हैं हम। अभी हम प्लान कर रहे हैं कोर्ट एक्सपेंशन का, तो वी आर प्लानिंग फॉर 2 more कोर्ट्स सिंथेटिक। सिंथेटिक कोर्ट, क्योंकि प्लेयर्स के लिए हमें लगता है कि क्ले और दोनों सरफेसेस होने चाहिए जिसमें उनको बेटर परफॉर्म कर पाए। पंजाब में विल बी द थर्ड सेंटर हाँ, जिसके पास दोनों चीज़ें हैं, सिंथेटिक कोर्ट्स भी और क्ले वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। हाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। और हमारे पास बस प्रॉब्लम सिर्फ अब यही है कि कोच भी हैं, कोर्ट्स भी हैं, डिटर्मिनेशन भी है, वी वांट प्लेयर्स। और वो हमें चाहिए बच्चे support। अभी कितने आपके पास अभी इस वक्त? हमारे पास है 40 के अराउंड, जिसमें 12 से 15 इंटेंसिवली रिग्रेस थोड़ा खेलने वाले हैं, जिसमें 2 प्लेयर्स अभी एकम है, एक अच्छा प्लेयर जयदीप है, और अपकमिंग जो स्टार्स हैं जैसे छोटे बच्चे जो हमें लग रहा है कि अभी प्रायोरिटी होंगे हमारी नेक्स्ट, वो भी ट्रेन कर रहे हैं। बट वही चीज़ है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पेरेंट्स ज़्यादा अवेयर हों, उनको टूर्नामेंट्स के लिए लेके जाएं। अगर वो नहीं लेके जा पा रहे तो वी विल प्लान कोई मिडल पास निकालें कि जिसमें वो सभी ट्रैवल करें इकट्ठे, कॉस्ट कटिंग हो और ज़्यादा खेलें, लंबा खेलें, रादर देन के एक टूर्नामेंट खेलना, मतलब ज़्यादा खेलें, तभी फ़ायदा सभी का और उनका भी। और जो उनका मेन गोल है कि अल्टीमेटली बच्चे अच्छा खेलें, सीखें और ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनकी। तो बेसिकली हमारा अभी फ़िलहाल यही गोल है, तो उस पर काम कर रहे हैं। बाकी आपका साथ और सपोर्ट हमें मिलती रहती है, और आप अच्छा लगता है आपसे मिलके। बात ही तो करनी होती है, एग्जीक्यूशन बात तो करनी अरे होती है। तुषार, आज की सबसे बड़ी समस्या यही है यार, बात करने वाले लोग ही कहाँ हैं। लोगों के पास सब कुछ है बट कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए ये अच्छी बात है, कोई मिल रहा है, कोई अपना मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया है यार। चलो ठीक है, आप आपका पेज एक बार मेंशन कर दो और आप वो एकेडमी एक बार मेंशन कर दो, लोकेशन वगैरह। और हमारी एकेडमी जलंधर स्पोर्ट्स सेंटर है, टेनिस एकेडमी जलंधर साउथ सिटी में है, जहाँ पे हमारे पास 3 कोर्ट्स हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है जलंधर स्पोर्ट्स सेंटर, और हम करते रहते हैं वीकली पोस्ट, जितना हो सके कोशिश तो हमारी रहती है कि यार पोस्ट कर दें। बट बड़ा सारा कंटेंट रह भी जाता है, तो हमें होता कि थोड़ा वो एग्जीक्यूशन में भी लेके आएंगे धीरे धीरे। वी आर ट्राइंग कि थोड़ा ये भी एक है, क्योंकि अवेयरनेस तभी पहुंचेगी सभी के पास, और ये इजी मोड है। उसका तो बता दो कि आपने वो कोर्स डेवलप कर रहे हो जो। हाँ, एक और हम वही टेनिस के लिए कोर्स डेवलप कर रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स को टेनिस को समझना इजी होगा कि कोई नया अपकमिंग, कोई नया जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट करना है, और अगर कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ जाना चाहिए, कैसे टेनिस परस्यू करना है, अगर प्रोफेशनली खेलना है। अगर मैं प्रोफेशनली परस्यू नहीं करता तो मेरे पास और क्या ऑप्शन हैं जिसमें मैं बढ़िया ग्रोथ इसमें आ सकती है। तो हम वो पूरा एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तुषार, परव, मैं, तन्वी, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट, और आप हैं दिग्गज जिनको पता है सारा सिस्टम कैलकुलम कैसे डिज़ाइन करना। परव है, ही इज ऑल्सो साइकोलॉजिस्ट, और मैं तो चलो बस आपके साथ हूँ। ज्ञानी व्यक्ति नहीं, ज्ञानी नहीं भैया, ज्ञानी नहीं, कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम डिजाइन कर रहे हैं कि जिसमें आपके लिए कोई क्वेरीज हो, हम उसको कोशिश कर रहे हैं प्रोफेशनल वाला भी बना रहे हैं। पूरा प्रोग्राम यहाँ प्रोफेशनल, इंटरमीडिएट, बेसिक से अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे करनी चाहिए, आप ज़्यादा आउटकम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए, कि आप यहाँ टाइम वेस्ट करते रहे हैं जो वो इम्पोर्टेंट ही ना हो। तो वो जल्दी होप्स हम मिलके जल्दी कर ही लेंगे। कोशिश करते हैं मई